हेलो स्टूडेंट्स, आज के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है भारत में कार्यपालिका का गठन, उसके अधिकार और शक्तियाँ। आप सब जानते हैं कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से आपस में मिले जुले होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों सेपरेट होते हैं और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर, चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता यह होती है कि यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। जो सदस्य कार्यपालिका के होते हैं वही व्यवस्थापिका के होते हैं, जो व्यवस्थापिका के होते हैं वो कार्यपालिका के होते हैं। यहाँ तक कि आप ये समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका का हेड होता है, वह भी संसद का अंग होता है। संसद मतलब व्यवस्थापिका यानी विधायिका। विधायिका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से हमारे देश की विधायिका यानी संसद बनती है, गठित होती है। इसीलिए कहते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम लोग जो सबसे पहला सेक्शन पढ़ेंगे, जो सरकार के तीनों अंग में कार्यपालिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कार्यपालिका में आप जानते हैं कि भारत में जो कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। तो और कार्यपालिका जो है भारत में वह 2 तरह की है। एक राजनीतिक कार्यपालिका है जिसे अस्थिर कार्यपालिका भी कहते हैं, और दूसरा गैर राजनीतिक कार्यपालिका है जिसे स्थिर कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें बेसिकली ब्यूरोक्रेसी आती है। हमारे जो अध्ययन का विषय है वह राजनीतिक कार्यपालिका है और इसमें हम सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। जो भारत में राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है और वही कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में जितने भी आदेश निकाले जाते हैं सारे कार्यपालिकीय आदेश राष्ट्रपति के नाम से निकाले जाते हैं और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति की जो अधिकार और शक्तियां हैं, इनके जो अपॉइंटमेंट है और राष्ट्रपति का निर्वाचन है इत्यादि के बारे में हम विशद रूप से चर्चा करें। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भारत में कौन राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होती है। तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको बस 3 बातें लिखनी है। पहली शर्त यह है राष्ट्रपति बनने के लिए, यानी कि पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो, और तीसरी योग्यता यह है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर 3 अर्हताएं कोई व्यक्ति पूरा करता है तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। एक बार जब नामांकन हो जाता है तो एक निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, वोट डालता है और उससे चुनाव होता है। जो निर्वाचक मंडल होता है वह 2 तरह के लोगों के मिलने से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल गठित होता है। एक संसद के निर्वाचित सदस्य। जब हम कहते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य तो इसका मतलब संसद के दोनों सदन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक बात। और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि निर्वाचित सदस्य की बात हम क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम यह कह देते हैं कि संसद के सदस्य। इसलिए कहते हैं कि आप जानते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को निर्वाचित करने की परंपरा रही है और राज्यसभा में यह संवैधानिक व्यवस्था है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। लेकिन लोकसभा में चूंकि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य बराबर से आते ही रहे हैं इसलिए अब यह परंपरा लगभग समाप्त प्राय है और इसलिए औपचारिक रूप से इसे समाप्त ही कर दिया गया है। तो इस प्रकार संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। जब वोट पड़ जाता है तो जो मतगणना है वह एकल संक्रमणीय पद्धति से मतगणना की जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत में अमूमन लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है वह फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि पहले आओ पहले पाओ की पद्धति से होता है। यानी कि जो अधिक वोट पा जाता है वही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए वही निर्वाचित घोषित किया जाता है जिसे कुल डाले गए मतों का कम से कम 50% मिल जाए।
तो कुल डाले गए मतों का 50% मिल जाए। इसका मतलब यह है कि यह कैसे होगा? यह ऐसे होता है कि हर मतदाता को जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उसी के हिसाब से उसको अपनी प्राथमिकता बताने का अधिकार होता है, और जितने कैंडिडेट 3, 4, 5, 6 जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं सबको वोट डाले जाते हैं। सबके नाम के आगे वरीयता लिखी जाती है, 1, 2, 3 ऐसे वरीयता लिखी जाती है। अब अगर प्रथम वरीयता के मतगणना के पश्चात किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट नहीं मिलता है डाले गए वोट मतों का, तो जो सबसे कम वोट पाया रहता है उस कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है रेस से, और उसके बैलेट में पड़े जो सेकंड वरीयता के वोट होते हैं देखा जाता है वो किसको किसको पड़े हुए हैं, वो डिवाइड किया जाता है। और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलाई जाती है। इसीलिए इसे एकल हस्तांतरणीय कहते हैं। वो ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल, यह वोट ट्रांसफर होता रहता है, और यह तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि कोई कैंडिडेट 50% वोट पा नहीं जाता है। इस प्रकार जो भी कैंडिडेट 50% वोट पा जाता है वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। एक बार जब वो निर्वाचित हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित कैंडिडेट को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। फिर पद गोपनीयता की शपथ लेने के पश्चात 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति नियुक्त हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है, और अगर इस बीच अगर वह त्यागपत्र दे दे तो उसका पद रिक्त हो सकता है, और त्यागपत्र नहीं देता है तो 2 आधारों पर उसे उसके पद से हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, वह भी महाभियोग लगाकर। वह 2 आधार क्या है जिस पर संसद महाभियोग लगाती है? पहला आधार है साबित कदाचार, यानी कि कोई ऐसी गलती कर दिया है जो सिद्ध हो गई हो, और दूसरा अक्षमता, यानी कि वह अक्षम हो गया है, इनकैपेबल हो गया है, और अब वह अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सकता, तो इस आधार पर महाभियोग चला के संसद उसे हटा सकती है। अब जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वह ऐसी है कि 14 दिन पहले जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है, एक नोटिस सर्व की जाती है कि आपके ऊपर ये आरोप है और आप अपने आरोप का जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपने आरोप का जवाब देता है, और अगर फिर भी सदन संतुष्ट नहीं है तो कोई एक सदन, लोकसभा या राज्यसभा, इस प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। और ध्यान रखने की बात है कि यह जो महाभियोग का प्रस्ताव है यह दोनों सदनों से अलग अलग कुल संख्या के 2/3 से पास होना चाहिए। बाकी में अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या इस तरह के जो हैं जिन्हें हटाने के लिए महाभियोग के शब्द का हम यूज़ कर देते हैं कि महाभियोग से भी हटाए जाते हैं, उनके लिए थोड़ा अलग है प्रक्रिया। उनके लिए भी ऐसी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, लेकिन उनके लिए यह होता है कि दोनों सदन अपनी मेजॉरिटी तथा प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 से। लेकिन राष्ट्रपति के लिए यह शर्त रखी गई है कि दोनों सदन अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 से प्रस्ताव पारित करेंगे, तभी महाभियोग का प्रस्ताव पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर कहीं होता है तो राष्ट्रपति हटा दिया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में इस तरह का कभी हो नहीं पाया है कि किसी राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग लगा के हटाया गया हो। अब यह भी बताते चले आपको कि भारत में सिर्फ एक बार सत्ता पक्ष का कैंडिडेट यानी रूलिंग पार्टी जिसका केंद्र में शासन था, वह रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार गया और निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत गया। यह सन 1969 में हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत सत्ता पक्ष के अधिकृत कैंडिडेट के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव लड़ाया, और इंदिरा जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी वह अपनी ही पार्टी से अलग होकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में बीबी गिरी को चुनाव लड़ाई, और बीबी गिरी चुनाव जीत गए और नीलम संजीव रेड्डी सत्ता पक्ष के कैंडिडेट चुनाव हार गए। इस प्रकार यह भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो गई। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों को सुविधा के अनुसार हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो यह है कि उसके जो कार्यपालिकीय अधिकार है, दूसरा उसके विधायी अधिकार, तीसरा उसकी क्षमादान की शक्ति जिसे न्यायिक अधिकार भी कहते हैं, और चौथा उसकी आपातकालीन शक्तियाँ। जो कार्यपालिकीय अधिकार है इसमें सबसे पहले आप जानिएगा कि जितने भी लोग हैं, प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल, सारे संवैधानिक पदों इत्यादि पर जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी के IAS IPS अधिकारी चुने जाते हैं
इनको भी नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही जारी होता है। तो ये सारे प्रमुख अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, ये इसकी कार्यपालिकीय शक्तियाँ हैं। विदेश में एम्बेसडर की नियुक्ति इत्यादि इत्यादि। इसके उपरांत जो विधायी शक्ति है उसमें आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक संसद द्वारा जो पास किया जाता है वह तब तक कानून नहीं बनता है, तब तक वह विधेयक के रूप में पास नहीं माना जाता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। जिस तिथि को राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है उसी तिथि से वह विधेयक पारित माना जाता है। तो इस प्रकार वह इम्पॉर्टेंट पार्ट है, संसद का अंग भी है राष्ट्रपति, ये उसकी विधायी शक्ति है। दूसरी बात, जब कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए और किसी कानून की तत्काल आवश्यकता और हाउस न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश निकालने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस। और उस ऑर्डिनेंस की ताकत यह होती है कि वह कानून की तरह ही, विधेयक की तरह ही वह ताकत रखता है, उतना ही वह पावरफुल होता है। हाँ, उसमें शर्तें ये होती हैं कि जैसे ही हाउस रिज्यूम होगा उसे तत्काल उसे पास कराना होगा, अन्यथा वह इसकी यह जो स्वतः हाउस जब बैठेगा और अगर यह पास हाउस ने नहीं किया तो अपने आप यह 2 महीने बाद यह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यह ऑर्डिनेंस निकालने की इसकी शक्ति है। जो न्यायिक शक्तियाँ या क्षमादान की शक्ति है उसमें आप सब जानते हैं कि अगर किसी अपराधी को या किसी सजा याफ्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी हो या कोई और सज़ा सुना दी हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है या उसे माफ़ भी कर सकता है। यह उसकी क्षमादान की शक्ति है। और जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उसमें मुख्य रूप से 3 शक्तियों की बात हम करेंगे। एक अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद 356 और तीसरा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, यानी कि जब कभी भी ऐसा लगने लगे कि किसी अन्य देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, यानी कि बाह्य आक्रमण हो जाए भारत पर, या भारत में कुछ लोग सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 की घोषणा करता है। और जैसे ही 352 लागू होता है, जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वह अनुच्छेद 19 तत्काल सस्पेंड हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना चाहे तो वह ऐसा संबंधित आदेश निकाल सकता है। अब किसी भी सूरत में राष्ट्रपति सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, अर्थात जो जीवन जीने की आज़ादी है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये 352 है। अनुच्छेद 356 तब लगता है, वो राज्यों में लगाया जाता है, वह तब लगाया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। और जैसे ही संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल होता है तो राज्यपाल के रिकमेंडेशन पर या राष्ट्रपति का अगर अपने सूत्रों से यह इत्मीनान हो जाए कि नहीं, वहाँ संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देता है और वहाँ राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर देता है। और तीसरा जो है वो 360 है, यानी कि वित्तीय आपात। अगर कभी इस देश में वित्तीय संकट खड़ा हो जाए, पैसे की कमी हो जाए या अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाए या देश की वित्तीय हालात खराब हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात इम्पोज करता है। और जब वित्तीय आपात इम्पोज करता है तो तमाम तरह की कटौतियाँ की जा सकती हैं, वेतन स्थगित किया जा सकता है, जो वित्तीय देनदारियाँ हैं उसको रोकी जा सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार यह राष्ट्रपति का ये शक्तियाँ हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए जरूर आप।